अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जो जो दिन की रोशनी फैल रही थी, मुझे फिक्र दमनगीर हो रही थी कि कोई मुझे देख न ले, क्योंकि वहाँ जंगल में लोगों की मौजूदगी का इम्कान बहुत कम है और यहूदी सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों की मौजूदगी का इम्कान बहुत ज़्यादा था। मुझे दूर से कोई भी किसी चौकी में बैठा सिपाही अपनी दूरबीन की मदद से देख सकता था। बादलों में धीमी धीमी गरज सुनाई देने लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ये जनूब मशरकी एशिया की जजीरई बारिश थी, काले पानी के जजीरे की बारिश जो बेहद मूसलाधार थी। मैं भाग कर एक घने दरख्त के नीचे आया और उसके तने के साथ लगकर खड़ा हो गया। अब मैं वहाँ रुका ही था कि मेरे कानों में ज़ोरदार फुंकार की आवाज़ पड़ी। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। एक बिला मुबालगा 7 फुट लंबा सांप गर्दन नीचे की अपना फन उठे मेरे सर के ऊपर झूम रहा था। उसकी फुंकार शायद एक इंतबाह था कि खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं वहाँ से दौड़कर तीसरे दरख्त के नीचे आ गया। मैं अपने पिस्तौल के खामोश फायर से सांप को हलाक कर सकता था, लेकिन जिस सांप ने बेखबरी में मुझे डसा नहीं था बल्कि खबरदार किया था, मैं उसे हलाक नहीं करना चाहता था। बारिश 7 घंटे तक होती रही। खाड़ नालों में पानी धड़ धड़ाने लगा। खुदा खुदा करके बारिश रुकी। मैंने बुशर्ट उतार कर उसे नचोड़ा और झटक कर दोबारा पहन लिया। मैंने दरख्त के नीचे से निकलकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मैं एक पत्थर की ओट में बैठकर सामने की तरफ देख रहा था। सामने एक जगह से धुएं की पतली सी लकीर दरख्तों के ऊपर उठ रही थी। उसके पीछे ऊंचे नीचे पहाड़ों की दीवार खड़ी थी। जमीन ऊंची नीचे होने की वजह से बारिश का पानी जमा नहीं हुआ था। मैंने यही मुनासिब जाना कि मुझे समंदर की तरफ निकल जाना चाहिए। हो सकता है वहाँ कुछ इंडियन मछेरे रहते हों। मुझे एक फ़ायदा हासिल यह था कि मैं तमिल और तेलुगु दोनों ज़बानें बड़ी रवानी से बोल लेता था। अंडमान के जजीरे भारत के मगरबी साहिल केरला से ज़्यादा दूर नहीं थे और केरला में ये दोनों ज़बानें बोली जाती थीं। अगर यहाँ इंडियन मछेरों को मछलियाँ पकड़ने और इसराइली कमांडो को ताज़ा मछलियाँ मुहैया करने की इजाज़त भी मिली होगी तो लाजमन ये मछेरे केरला रियासत के रहने वाले होंगे और मैं उनसे घुल मिल सकता था। मेरा रंग जो कभी खिला खिला हुआ था अब काफ़ी सांवला हो गया था, जो मुझे केरला स्टेट का रहने वाला साबित कर सकता था। चुनाचे मैं बिल्कुल सामने की तरफ चलने लगा। 2-3 घाटियों में से गुजरने के बाद मुझे समंदर की लहरों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। समंदर ज़्यादा दूर नहीं था। खुशकिस्मती की बात यह थी कि अभी तक मुझे इसराइली सिक्योरिटी फोर्स का कोई आदमी नहीं मिला था। यहूदी जजीरे की सिक्योरिटी के बारे में इसलिए भी मुतमईन थे कि यह छोटा सा जजीरा एक तरह उनका अपना जजीरा था और यहाँ किसी तरफ से भी कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। एक खदशा था कि समंदर में यहूदियों के गश्ती ट्रेलर चक्कर न लगा रहे हों ताकि कोई बाहर से कश्ती में भी जजीरे में दाखिल होने की कोशिश न करे। जो जो समंदर करीब आ रहा था मैं ज़्यादा मोहतात होकर चलने लगा था। थोड़ी दूर चलता और फिर रुक कर दाएं बाएं देख लेता था। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे मगर बारिश रुकी हुई थी। एक घाटी से निकलकर बह रहा तो सामने एक जानब नारियल के दरख्तों की पट्टी दूर तक चली गई थी और दूसरी जानब खजूर के बेशुमार दरख्त उगे हुए थे। उनके दरमियान में से दूर समंदर का थोड़ा सा साहिल दिखाई दे रहा था। खजूर के दरख्तों की काश्त यहाँ पहले पहले 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने की थी। मैं खजूर के दरख्तों के नीचे आया तो घास पर जर्द और सुनहरी रंग की कितनी खजूरें गिरी पड़ी थीं। जल्दी जल्दी कुछ खजूरें खाई और फोंक फोंक कर कदम उठाता दरख्तों की ओर लेता समंदर की तरफ चलने लगा। समंदर का किनारा खाली था। मैं अभी दरख्तों के पीछे ही छुपा हुआ था। मैंने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई। इन दरख्तों और समंदर के दरमियान रेत की मट्टी दूर तक चली गई थी। यहाँ साहिल पर किसी भी मछेरे की कश्ती नजर न आई। कहीं कोई झोंपड़ा भी बना हुआ नहीं था। साहिल बिल्कुल वीरान था। समंदर में भी दूर तक कोई गश्ती कश्ती या किसी माहीगीर की कश्ती दिखाई नहीं देती थी। मैं दरख्तों से निकलकर साहिल पर नहीं जाना चाहता था। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। हो सकता है किसी तरफ से कोई यहूदी मेरियन सिक्योरिटी की कश्ती वहाँ अचानक निकले और ये भी हो सकता है कि दूर किसी चट्टान पर कोई इसराइली सिपाही ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर दूरबीन लगाए बैठा हो। मैं बड़ी आसानी से उसके निशाने की जद में आ सकता था क्योंकि मेरा लिबास माहीगीरों वाला नहीं था। मैं दरख्तों के नीचे एक जगह झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। मैं जिस जाविये से बैठा था वहाँ से एक तरफ से जंगली और दूसरी जानब समंदर का साहिल मुझे साफ नजर आते थे। कुछ ही देर वहीं बैठा रहा, फिर ख्याल आया कि जंगल के अंदर ही अंदर साहिल के साथ साथ चलकर देखना चाहिए कि आगे क्या है।
चुनाचे मैं दरख्तों के नीचे ही नीचे साहिल के साथ साथ जनूब मशरक की तरफ चल पड़ा। उधर जजीरे का मशरकी साहिल था। रास्ते में मुझे 2-3 सांप भी नजर आए, मगर मैं उनसे बचकर निकल गया। एक जगह दलदल में गिरते गिरते बचा। दरख्तों पर कभी कभी कोई परिंदा अचानक बोलकर मुझे चौंका देता था। मैं चलता गया। अब साहिल पर बाएं जानब समुद्री चट्टानें खाल ही खाल बाकी रह गई थीं। एक जगह मैं साहिल के दरख्त के पीछे से निकल कर आ गया तो अचानक मेरी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जो दरख्तों के बीच में बनी हुई थी। उसके बाहर एक तरफ पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाया गया था और कोने में नारियों का ढेर पड़ा था। झोंपड़ी का नारियल की शाखों से बनाया हुआ दरवाज़ा खुला था। मैं वहीं बैठ गया और गौर से झोंपड़ी को देखने लगा। यहाँ कोई रहता था, मगर इस वक्त वो वहाँ नहीं था। मैं झोंपड़ी की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि मोटर बोट की आवाज़ आने लगी। मोटर बोट सिवाय इसराइली सिक्योरिटी फोर्स की और किसी की नहीं हो सकती थी। मैंने समंदर की तरफ देखा। यह नीले और सफ़ेद रंग की कश्ती मोटर बोट थी जिसके मस्तूल पर कोई झंडा नहीं था। 2 मेरीन सिपाही मुझे कश्ती के सामने के रुख पर खड़े नजर आए। उनके हाथों में अस्तीन गन्ने थीं। ये कम बखत इधर कहाँ चले आ रहे हैं? मैंने सोचा, हो सकता है ये राउंड पर हों और यहाँ से गुजर जाएंगे। मगर मोटर बोट बिल्कुल मेरे सामने आकर समंदर में रुकने लगी। अब तो मुझे परेशानी हुई कि कहीं यह झोंपड़ी इन लोगों का डंप तो नहीं है और वो इधर तो नहीं आ रहे। मैं पीछे की तरफ दौड़ा। दरख्त पर चढ़ते हुए मैं देखा जा सकता था क्योंकि इतनी देर में इसराइली सिक्योरिटी गार्ड्स मोटर बोट से कूदकर साहिल पर आ चुके थे और मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थे। मैंने अफियात इसी में जाने कि वहीं किसी झाड़ी की ओट में छुप जाऊं। चुनाचे मैं घनी झाड़ी के पीछे सिमटा कर छुप गया और शाखों को जरा सा पीछे खिसका कर मोटर बोट की तरफ देखने लगा। 2 गार्ड जिन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी पानी में से शराब शराब करते जंगल वाली झोंपड़ी की तरफ बढ़े। मैंने पिस्तौल निकाल लिया। कुदरती तौर पर मैं ये समझा कि इन्हें मेरा पता चल गया है और वह मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। मैंने उन दोनों में से एक को अपने निशाने की जद में ले लिया, लेकिन वो सीधे झोंपड़ी की तरफ आ गया। मेरी निगाह पीछे मोटर बोट की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहाँ 2 गार्ड्स ने एक दुबले पतले आदमी को, जिसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी, पकड़कर मोटर बोट के सिरे पर खड़ा कर दिया था और उसके दोनों हाथ और पांव रस्सी से बांध रहे थे। इतनी देर में दूसरे गार्ड झोंपड़ी के बाहर आकर खड़े हो गए। उनमें से एक जेब से प्लास्टिक की एक छोटी सी बोतल निकालकर झोंपड़ी के दरवाजे पर शायद पेट्रोल छिड़कने लगा। फिर वो पीछे हट गया। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा और उसने एक ही खुश्क झाड़ी को आग लगाकर उसे झोंपड़ी पर फेंक दिया। देखते ही देखते झोंपड़ी के दरवाजे ने आग पकड़ लिया और वो धड़ाधड़ जलने लगा। वो तेजी से मोटर बोट की तरफ मुड़ गया। मोटर बोट पर जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने झोंपड़ी को जलते देखा तो दुबले पतले धोती पोश सियाफाम आदमी को समंदर में धक्का दे दिया। उस बदनसीब की एक हल्की सी चीख फिजा में बुलंद होकर समंदर में उसके साथ ही डूब गई। झोंपड़ी धड़ाधड़ जल रही थी। शॉलों की गर्मी मुझ तक आ रही थी। मैं जरा पीछे हट गया। आग लगाकर जाने वाले गार्ड्स अब मोटर बोट पर सवार हो चुके थे। ये लोग मोटर बोट के अरशे पर सामने की जानब कुछ देर खड़े समंदर को गौर से देखते रहे। फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका फेंका हुआ आदमी डूब गया है तो मोटर बोट का इंजन स्टार्ट हुआ और वह आहिस्ता से एक चक्कर काट कर जिधर से आई थी उधर को रवाना हो गई। झोंपड़ी तो जल चुकी थी। अब उसके ऊपर वाले दरख्त ने आग पकड़ ली थी। जब मोटर बोट जजीरे का मोड़ घूम गई तो मैं दरख्तों के पीछे से तेजी से निकलकर समंदर की तरफ दौड़ा और पानी में कूद गया। जिस आदमी को यहूदी गार्ड ने समंदर में फेंका था वो कोई हिंदुस्तानी था। मैं जनूबी हिंद के रहने वाले हिंदुस्तानी को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता था। ज़रूर यह हिंदुस्तानी उन इसराइली अफसरों का मुलाजिम था जिससे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई थी कि उन्होंने उसकी झोंपड़ी को आग लगाने के बाद उसे हाथ पांव बांधकर समंदर में फेंक दिया था। उस हिंदुस्तानी को अगर मैं समंदर से जिंदा निकाल लेता हूँ तो ये मेरे काम आ सकता था। यही वो ख्याल था जिसने मुझसे समंदर में छलांग लगवाई थी। मैं बड़ा अच्छा तैराक भी हूँ। समंदर में गोता लगाकर नीचे ही नीचे उतरता चला गया। यहाँ समंदर ज़्यादा गहरा नहीं था। मैंने बदनसीब आदमी को समंदर की तह में रेत और समुद्री घास में इस तरह पड़े देखा कि उसका सर झड़ियों में उलझा हुआ था। मैंने तेजी से उसकी गर्दन को झड़ियों से बाहर खींचा और उसे धकेलता हुआ ऊपर की तरफ उठने लगा। बहुत जल्दी उसे सत्ता पर ले आया। मुझे खदशा था कि कहीं वह मर न गया हो, मगर वह जिंदा था। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था।
मैं उसे खींचता हुआ सहल पर ले आया और फिर उसे ऊंधा लिटा दिया और उसकी कमर पर बैठकर जोर जोर से दबाने लगा कि समंदर का पानी उसके मैदे और फेफड़ों से निकल जाए। फिर उसे घसीट कर दरख्तों में ले गया। झोंपड़ी के बाद घना दरख्त भी थोड़ा सा जल गया था। आग के शोले बुझ चुके थे और अब झोंपड़ी और दरख्त में से सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। हिंदुस्तानी की उम्र 50 से कुछ ऊपर ही थी। रंग सियाह था और रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थीं। सर के खचखची बालों में सफ़ेद बाल भी थे। जनूबी हिंद की औरतों और मर्दों के बाल बहुत देर बाद जाकर सफ़ेद होना शुरू होते हैं। इसकी वजह उनकी खुराक में मछली और ख़ास तौर पर नारियल के तेल का इस्तेमाल है। मैंने उसे झाड़ियों के दरमियान घास पर लिटा दिया था। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए आंखें पूरी तरह से खोले मुझे हैरत से तक रहा था। मैंने इस दौरान में उसके हाथों और पाँव की रस्सियाँ खोल डाली थीं। मैंने तमिल ज़बान में कहा, उन्होंने मेरे सामने तुम्हें समंदर में गिराया था। फिर जब वो चले गए तो मैं पानी में कूद गया और तुम्हें निकाल कर ले आया। मुझे तमिल में बात करते देखकर उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम उभर आया। उसने भी तमिल ज़बान में मुझसे पूछा कि मैं वहाँ कैसे आ गया हूँ और यह कि उसने पहले मुझे कभी नहीं देखा। मैंने जवाबन कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसने जली हुई झोंपड़ी के पीछे की जानिब इशारा करते हुए कहा कि पीछे एक दरख्त के साथ मिट्टी की एक हुंडिया लटक रही है, वो ले आओ। मैं उठकर झोंपड़ी के पीछे गया। देखा कि दरख्त की शाख से एक छींगा बंधा है जिसमें मिट्टी की एक हंडिया रखी है। उसके ऊपर प्लास्टिक का एक पुराना मग पड़ा था। मैं हंडिया उठाकर उस आदमी के पास ले आया। उसने कहा, इसमें ताड़ी है, एक मग निकाल कर मुझे पिलाओ और तुम खुद भी पियो। मैंने जल्दी से हंडिया का ढक्कन उठाकर ताड़ी का मग भर कर उसे दिया और कहा कि मैं ताड़ी नहीं पीता। वो घटाघट सारा मग पी गया। मग घास पर रख दिया। अब वो उठकर बैठ गया था और गर्दन घुमाकर बड़ी हसरत से अपनी जली हुई झोंपड़ी को तक रहा था। फिर गहरा सांस भरकर बोला, उन्होंने मेरी झोंपड़ी को भी आग लगा दी। मैंने उनकी बड़ी खिदमत की थी, उन्होंने मेरी कदर नहीं की। इतना कहकर वो उठा और दीवानावार झोंपड़ी की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे लपका। झोंपड़ी में से अब धुआं निकल रहा था और आग दबी हुई थी। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अब यहाँ क्या रखा है? उसने भरी हुई आवाज़ में कहा, मेरी एक ही बेटी थी जो मुर्दा बच्चे को जन्म देकर मर गई। जब मैं यहाँ आया तो उसका लकड़ी का छोटा सा बक्स अपने साथ लेता आया था। उस बक्स में वो अपना कंघी सुरमा रखा करती थी। इस जला वतनी में वही बक्स मेरी बच्ची की आखिरी निशानी थी जो मुझे उसकी याद दिलाया करती थी। वो भी जलकर राख हो गई होगी और वो मेरे बाजू में मुंह छुपाकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा कि उसे यह सज़ा किस लिए दी गई थी। वो धुआं देती झोंपड़ी के सामने झाड़ियों के पास बैठ गया और मुख्तसर लफ्ज़ों में उसने अपनी कहानी सुनाई। वो ये थी कि वो तमिलनाडु के ज़िला मजूरा के एक शहरी गांव का रहने वाला था। उसका नाम वेंकटाडी था। शादी के बाद वो इंडियन फौज में लांगरी के तौर पर भर्ती हो गया क्योंकि वो खाना बड़ा अच्छा पका लेता था। उसके यहाँ सिर्फ एक बच्ची हुई। उसकी बीवी बस के हादसे में मर गई। उसने दोबारा शादी न की और बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसकी शादी कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने पहले मुर्दा बच्चे को जन्म देते ही मर गई। यह फौज से रिटायर हो चुका था। बच्ची की मौत के सदमे ने उसे नढाल कर दिया। वो उसके सुरमा कंघी वाले लकड़ी के बक्स को लेकर बैठ जाता और घंटों अपनी बच्ची का नाम लेकर उससे ख्याल ही ख्याल में बातें किया करता था। उसका जी अपने गांव से अचाट हो गया था। इस असरा में काले पानी के इस छोटे से जजीरे को एक खुफिया समझौते के तहत भारत ने इसराइल के हवाले कर दिया था। इन यहूदियों ने जजीरे पर काम करने के लिए कुछ तमिल और मलयाली बशिंदे भर्ती किए थे। वेनकटाडी भी भर्ती होकर काले पानी के इस जजीरे में आ गया। यहूदियों ने एक सोची समझी स्कीम के तहत ऐसे लोगों को भर्ती किया था जो उधेड़ उम्र के थे और जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। उनको भारी तनख्वाह की पेशकश की गई थी और पोशीदा तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए गए थे कि वो 15 बरस से पहले जजीरे से वापस अपने वतन नहीं जाएंगे। इस लाट में अक्सरियत ऐसे उधेड़ उम्र तमिल बाशिंदों की थी जो या तो अपने वतन में किसी वजह से रहना नहीं चाहते थे, उनका जी चाट हो गया था, और या फिर ऐसे जराम पेशा लोग थे कि जिनके पीछे हर वक्त पुलिस लगी रहती थी। इसराइलियों ने भारतीय हुकाम को इन लोगों की पूरी लिस्ट मुहैया नहीं की थी। जराम पेशा लोग यहाँ आकर बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें अच्छी तनख्वाह के अलावा पेट भर कर चावल और मछली खाने को मिलती थी। जब यह तमिल उधेड़ उमर अपनी कहानी सुना चुका
तो मैंने उससे पूछा कि उसने क्या जुर्म किया था जिसकी सज़ा में उसे समंदर में डुबो दिया गया। उसने मेरी तरफ अपने सियाह हल्कों वाली जर्द आंखों से देखा और बोला, मैंने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी क्योंकि मेरा जी यहाँ से अचाट हो गया था और मैं अपने गांव की ज़मीन पर जाकर मरना चाहता था। ये लोग किसी भी हिंदुस्तानी को यहाँ से ज़िंदा वापस जाने नहीं देते। हमारी हुकूमत ने इन यहूदियों को ये टापू क्यों दे रखा है, इसकी हमें अभी तक समझ नहीं आ सकी। इन लोगों ने यहाँ अपने कैदी रखे हुए हैं। एक जगह सुना है कि ये एटम बम भी तैयार कर रहे हैं। मैंने कैदियों के बारे में तफसीलात मालूम करने की कोशिश की तो वो बोला, हमें उन कैदियों तक जाने की इजाज़त नहीं है। कोई हिंदुस्तानी कैदियों की बैरक के पास भी नहीं फटक सकता। हम जितने भी हिंदुस्तानी यहाँ हैं, हमारा काम सिर्फ उन यहूदी अफसरों और जवानों के दफ्तरों और बंगलों में उनका खाना पकाना, जब कभी बाहर से उनकी बीवियाँ आती हैं तो उनकी भी खिदमत करना है। हम उनके कपड़े धोकर इस्त्री करते हैं, उनके लिए साहिल पर मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ कुल कितने हमारे लोग यानी भारतीय हैं? वो बोला, हमारी तादाद 50-60 से ज़्यादा नहीं है और में ज़्यादातर वो जराम पेशा लोग हैं जो भारत वापस जाना नहीं चाहते, जो चंद एक बाकी बचते हैं। उनको ये यहूदी यहाँ से निकलने नहीं देते क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये नहीं चाहते कि हम यहाँ के बारे में बाहर जाकर किसी को बताएं। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गया? तुमने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे समंदर में डूबने से बचा लिया, लेकिन अगर मुझे मर जाने देते तो ज़्यादा बेहतर था। वो पक्का तमिल था और उसके इस कियाफे को मैं छुड़ला नहीं सकता था। मैंने इतनी देर में अपने बारे में एक कहानी जहन में तैयार कर ली थी। उसमें सिर्फ इतनी तरमीम कर दी कि पहले मैं खुद को तामिल ज़ाहिर करना चाहता था, लेकिन अब मैंने ऐसा ना किया क्योंकि एक जद्दी पुश्ती तामिल किया गया। मैं इस हालत में अपने तामिल होने का इकरार नहीं करना चाहता था, जबकि मुझे उसकी हमदर्दी की भी ज़रूरत थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके लिए मेरा विष्णव हिंदू होना ही बहुत होगा। मैंने अपने आप को मराठा ज़ाहिर किया क्योंकि मैं मराठी ज़बान भी बोल लेता था और चाहता था कि अपने आप को तमिलनाडु की किसी करीबी रियासत का ज़ाहिर करूं। उत्तर प्रदेश ज़रा दूर हो जाता था। मैंने उसे कहा, मेरा नाम विश्वनाथ फटकर है, मैं महाराष्ट्र के ज़िला अमरेली का रहने वाला हूँ। विष्णु हूँ, बचपन में यतीम हो गया, रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया, बुरी शब्दों में पढ़कर चोरी चकारी शुरू कर दी, कई बार जेल भी गया। एक बार गणेश पूजा का त्यौहार आया तो मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए पूजा कर रहा था कि भगवान विष्णु ने प्रकाश किया। तामिल का मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे मालूम था कि जनूबी हिंद के ये लोग विष्णु भगवान और उसके बेटे गणेश की पूजा करते हैं। मैं बोलता चला गया। फिर जैसे ही विष्णु भगवान ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी काया पलट गई, मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल ही दूसरा आदमी था। बुराई से नफरत और नेकी से मोहब्बत हो गई थी। अपने गुनाहों पर नादम था। मन की दुनिया रोशन हो चुकी थी। उसी रोज से मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। फिर एक शरीफ लड़की से मेरा ब्याह हो गया, मगर फिर ऐसा हुआ कि मोहल्ले के एक बदमाश ने मेरी पत्नी को उठा ले जाने की कोशिश की। मैंने तेश में आकर उसे कत्ल कर दिया और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग उठा। कई महीनों तक मैं सूरा और केरला के जंगलों में भटकता रहा। पुलिस वहां भी मेरा पीछा करती पहुंच गई। मेरा घेरा तंग होता गया। आखिर मैं केरला के साहिल से एक कश्ती में बैठकर खुले समंदर की तरफ निकल आया। मेरा इरादा अंडमान के किसी जजीरे में पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने का था कि रास्ते में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई। मैं तूफानी मौजों पर बहता इस जजीरे पर आ निकला। मुझे यकीन था कि यह काले पानी के हमारे इंडियन जजीरों में से कोई एक जजीरा होगा, मगर अब तुमने बताया है कि अगरचे ये जजीरा भारत का है, मगर इस पर यहूदी तसल्लुत है और कोई बाहर का आदमी उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। 2 रातों से इस जंगल में छुपा हुआ हूँ। इसके बाद एक मोटर बोट को आते देखा तो तुम्हारी झोंपड़ी के पास छुप गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम जानते ही हो। अपनी मनगढ़ंत कहानी में तमिल जबान में मजहबी अल्फाज और देवी देवताओं के नाम लेकर कुछ ऐसे पुरस्कार अंदाज में सुनाई कि बेचारा सीधा साधा तमिल बेहद मुतासर हुआ। उसे इस बात से मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी कि भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए थे। वो कहने लगा, फटकर तुम खुशकिस्मत हो कि काले पानी के तूफान से बच निकले, मगर यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि एक ऐसे जजीरे पर आ गए हो जो तुम्हारे लिए उम्र कैद का जेल खाना ही साबित होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ना रह सकते हो ना फरार हो सकते हो। यहाँ के यहूदी गार्ड ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो मेरा हो चुका है। इन लोगों की मोटर लांचें दिन रात जजीरे के इर्द गिर्द गश्त लगाती रहती हैं। मुझे यहाँ रहते 7 बरस हो गए हैं। मैं समंदर की एक एक लहर से वाकिफ हूँ, मगर मैं भी कश्ती लेकर ज़्यादा दूर नहीं गया था कि पकड़ा गया। मैंने मसनूई फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा, रड्डी चचा, मैं कत्ल करके भागा हूँ, लेकिन मैं किसी जजीरे पर आज़ादी से ज़िंदगी बसर करना चाहता था। मगर यहाँ तो मुझे चारों तरफ अपनी ही मौत नज़र आती है। तुम ही मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वेंकट रेड्डी सोच में पड़ गया। बोला, मैं खुद इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो पहचान लेंगे और मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि मैं ज़िंदा कैसे बच गया। अगरचे मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मगर उनके पास कोई ऐसी मशीन है जिसमें आदमी को डाल देते हैं और इस तरह बिजली से झटके देते हैं कि आदमी खुद ब खुद सारा राज बता देता है। मुझे परेशानी हुई कि वाकई अगर ये शख्स यहूदी सिक्योरिटी वालों के हाथ आ गया तो ज़रूर मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर तो ये पहले ही से राज उगलने पर तैयार है। मैंने कहा, विकनेट दादा, फिर तो मैं भी मारा जाऊंगा। विकनेट बोला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वैसे मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि कहीं से एक कश्ती पैदा करने की कोशिश करो, फिर हम यहाँ से मिलकर फरार हो जाएंगे। समुद्री रास्ते को खूब जानता हूँ, हो सकता है हम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने उसे कहा कि मैं तो जजीरे में बिल्कुल अजनबी हूँ, मुझे क्या मालूम कि कश्ती कहाँ से मिल सकेगी। विकनेट ने आंखें बंद कर लीं, फिर मेरी तरफ नज़रें उठाईं और कहने लगा, तुम ये भी मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूँगा। इस वक्त हमें किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहिए जहाँ से हमें कोई देख ना सके। एक खुफिया ठिकाना मेरी नज़र में है, मेरे साथ हो। वह मुझे साथ लेकर जंगल में एक तरफ चल पड़ा। दरख्तों, झाड़ियों और लंबी घास में कुछ देर चलने के बाद हम उन दरख्तों में आ गए जहाँ से साहिल समंदर की रेतली पट्टी शुरू होती थी। मैंने जब इस खदशे का इजहार किया कि यहाँ हमें देखा जा सकता है तो उसने दूर समंदर में आधी डूबी हुई एक सियाह चट्टान की तरफ इशारा किया और बोला, उस चट्टान को देख रहे हो, उसके अंदर एक बेआबाद गार है। ये गार इतना बड़ा नहीं, तुम उसे एक गहरा शगाफ कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर कभी कोई नहीं गया। हम उस गार में पनाह लेंगे। हमने भागकर रेतली पट्टी पार की और समंदर के पानी में घुस गए। पानी पहले हमारी एड़ियों तक था, फिर पिंडलियों तक आ गया। विकनेट आगे आगे था। समंदर के किनारा दूर तक वीरान था। एक बड़े पत्थर पर पाँव रखकर वो गार के दरवाजे में जाकर बैठ गया। हमने गार की ज़मीन को एक जगह साफ किया और बैठ गया। गार के दिहाने में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। यहाँ गर्मी और हब्स था। वो बोला, यह गर्मी और हब्स रात को नहीं होता। वैसे एक बात है फाड़कर, और वो ये कि मैं काले पानी के किसी दूसरे जजीरे की तरफ भी निकल सकता हूँ, मगर वहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। मैंने कहा, दादा, तुम मेरी खातिर अपनी जान अजाब में ना डालो, मैं तो मफरूर कातिल हूँ, कहीं भी निकल जाऊँगा। विकनेट बोला, हम मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ के जंगल हमें हमेशा के लिए अपने दामन में समेट सकते हैं। हम वहाँ कटाई का काम करके पेट पाल लेंगे। भला हमारा दुनिया में है ही कौन है जिसकी खातिर हम शहर का रुख करेंगे। वेंकटाडी बड़ा सीधा और भोला भाला आदमी था, मगर मेरे सामने अपना मिशन था जो उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं आ सकता था। मेरे लिए मुनासिब था कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ, और जब वहाँ से फरार होने का वक्त आया तो कोई बहाना बनाकर अलग हो जाऊँ। वैसे मुझे यकीन था कि यहाँ से वेंकटाडी के लिए फरार होना इतना आसान काम नहीं है। एक तो वह बूढ़ा हो रहा था, उसके बदन में फरार की सोबतें बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं थी। मैंने बातों ही बातों में उसे इसराइली मिलिट्री पोस्टों, उनके हेडक्वार्टर और यहूदी सिपाहियों की तादाद के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली थी, मगर जेल खाने के बारे में वेंकट को कुछ इल्म नहीं था। मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही कश्मकश जारी थी कि मैं अपने मिशन को किस तरीके से शुरू करूं। मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि मैं किसी तरह एक तमिल हिंदू की हैसियत से किसी भी इसराइली फौजी अफसर के बंगले पर बतौर खान सामा या खाकरोब या घरेलू मुलाजम के नौकर हो जाऊं। इस सिलसिले में वेंकट मेरी मदद कर सकता था।